प्रिय विद्यार्थियों, पिछले व्याख्यान में हमने छायावादी युग के जो कहानीकार हैं या प्रेमचंद युग के जो कहानीकार हैं उनके बारे में जानकारी ली थी और उनमें से दो प्रमुख कहानीकार प्रेमचंद और जयशंकर प्रसाद के बारे में हमने बहुत कुछ जान लिया था कि इनकी कहानियाँ कैसी थी, क्या थी, किस प्रकार का प्रभाव रखती थी, कहाँ इनमें अंतर था। निश्चित रूप से हम जानते हैं कि ये दो कहानीकार सबसे महत्वपूर्ण कहानीकार इस युग के हुए, या दो साहित्यकार जिन्हें पूरी दुनिया मानती है। तो निश्चित रूप से इनका आभा मंडल, इनका प्रभाव दोनों का ही बहुत अधिक रहा है। तो फिर इनका प्रभाव रहा है तो जो अन्य इस युग के कहानीकार थे उन पर भी निश्चित रूप से इन दोनों का प्रभाव पड़ा होगा। तो फिर अगला सवाल तुरंत हमारे मस्तिष्क में आता है, पड़ा तो फिर किसका? क्या खाली प्रेमचंद जी से प्रभावित होकर के लेखकों ने अपने कहानियां लिखी, या फिर प्रसाद से प्रभावित होकर के अपनी कहानियां लिखी? ऐसा नहीं है। हर व्यक्ति का अपना एक प्रभाव क्षेत्र होता है और इन दोनों की लेखन शैली भी अलग थी। इन दोनों का आभामंडल अपना अपना था और स्वभाव के मुताबिक जरूरी नहीं है कि हर व्यक्ति एक ही तरह के व्यक्ति से प्रभावित हो। अलग अलग लोग, अलग अलग साहित्यकार अलग अलग साहित्यकारों से प्रभावित होते हैं। वही बात यहाँ भी रही। कुछ कहानीकार इस युग के थे जो प्रेमचंद से अधिक प्रभावित थे, तो कुछ कहानीकार ऐसे थे जो कि जयशंकर प्रसाद से प्रभावित थे। तो इस प्रकार से हमारे सामने एक अध्ययन का विषय पैदा हो जाता है कि इस युग में कौन कहानीकार हुए जो इनके अलावा थे और उन्होंने किस से प्रभावित होकर के अपनी कहानियाँ लिखी, और उन कहानियों में कहाँ तक उन्होंने उन लेखकों का स्तर प्राप्त किया जिससे कि प्रभावित होकर के वो लिख रहे हैं या लिख रहे थे। तो इस प्रकार से हम जानेंगे कि अधिकांश कहानियाँ जो इस युग में लिखी गई वो इन दोनों कहानीकारों से प्रभावित होकर के ही लिखी गई। या तो प्रेमचंद से प्रभावित होकर कहानियाँ लिखी या फिर जयशंकर प्रसाद से प्रभावित होकर कहानियाँ लिखी। तो हम सबसे पहले प्रेमचंद से प्रभावित होकर कहानियाँ लिखने वाले लेखकों के बारे में जानकारी लेंगे। तो हम सर्वप्रथम ये जानने की कोशिश में शुरू करते हैं कि इस परंपरा में जो प्रमुख नाम लिया जा सकता है उनमें विशंबर नाथ शर्मा अर्थात कौशिक और सुदर्शन का नाम प्रमुख रूप से आता है। हालांकि अन्य कहानीकारों को आता है, लेकिन बाद में उसकी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम आते हैं कौशिक, विश्वनाथ शर्मा कौशिक। विश्वनाथ शर्मा कौशिक ने अपनी सभी कहानियों में अपने आसपास की जो जिंदगी थी उस जिंदगी को ही या उस जिंदगी के ही विषय अपनी कहानी में चुने। इसके अलावा पारिवारिक जीवन की, चूंकि आसपास की जिंदगी चुन रहे हैं तो जीवन पारिवारिक ही होगा, तो पारिवारिक जीवन की अनेक समस्याएं जैसे बाल विवाह हुआ, पर्दा प्रथा हुई, दहेज प्रथा हुई, इन सब का अंकन या इन सब का चित्रण इनकी कहानियों में मिलता है, या इन समस्याओं को इन्होंने अपनी कहानियों में उठाया। इसके अलावा इनकी कहानियों की एक और खासियत थी। प्रेमचंद जी ने जहाँ नगर और ग्राम दोनों समस्याओं को लिया था, दोनों परिस्थितियों को लिया था, परिवेश को लिया था, इनकी कहानियों में या कौशिक की कहानियों में ग्रामीण जीवन की बजाय नगर जीवन का चित्रण हमको अधिक मिलता है। उदाहरण ले लीजिए, गल्प मंदिर, चित्रशाला, ये कहानी संग्रहों के नाम है। गल्प मंदिर, चित्रशाला जो कि 2 भागों में छपा है, प्रेम प्रतिभा और मणिमाला और कल्लोल आदि जो कहानी संग्रह थे
उनमें आपकी कहानियाँ जो है वो छपी, जिनकी संख्या लगभग 200 के आसपास रही थी। दूसरे जो लेखक हैं या कहानीकार हैं वो है सुदर्शन। तो सुदर्शन ने भी प्रेमचंद जी के समान अपनी कहानियों में तत्कालीन जो जीवन था और उसकी जो ज्वलंत समस्याएं थी, उन समस्याओं को अपना विषय बनाया या उस विषय को अपनी कहानियों का आधार बनाया। इनकी कहानियों में आदर्शवाद मिलता है, बुराई पर अच्छाई की विजय मिलती है, जो कि अक्सर साहित्य में मिलती है, लेकिन वो किस तरह से प्रस्तुत करती है, किस तरह से हमारे सामने वो हम प्रस्तुत की जाती है, उस पर निर्भर करता है कि वो लेखक किस तरफ जा रहा है। तो इसके साथ साथ मनोविज्ञान का आधार भी आपकी कहानियों में हमको मिल जाता है। आदर्शवादी मिलता है, बुराई पर अच्छाई की विजय भी मिलती है, और उसके साथ साथ मनोविज्ञान का आधार भी मिल जाता है। अब एक सवाल उठता है कि जब इन्होंने इतनी कहानियाँ लिखी, इनके समान ही कहानियाँ लिखी, तो फिर इनको वो महत्व क्यों नहीं मिला जो कि प्रसाद को मिला और प्रेमचंद जी को मिला। हम मानते हैं कि इनकी कहानियाँ काफ़ी अच्छी रही, लेकिन ये उस स्तर को प्राप्त करने में सफल नहीं हो पाए जिस स्तर को प्राप्त किया था प्रेमचंद जी ने और जयशंकर प्रसाद ने। हालांकि इनके द्वारा अपनी कहानियों के लिखने में भरपूर प्रयास किया गया था कि वो इनके स्तर को प्राप्त कर ले। मुद्दे भी वैसे ही उठाए, कहानियों की भाषा का स्तर भी रखने की कोशिश की, लेकिन उस स्तर को प्राप्त वो नहीं कर पाए जैसा कि प्रेमचंद जी ने अपनी तीसरे चरण की कहानियों में प्राप्त किया था। जिस उच्च स्तर को प्रेमचंद जी ने अपने तीसरे चरण में प्राप्त किया था, उस स्तर तक ये कहानीकार नहीं पहुंच पाए, जो कि विशुद्ध यथार्थवादी कहानियाँ थी प्रेमचंद जी की। तो वो विशुद्ध यथार्थवादी कहानियाँ लिखने में ये दोनों ही सफल नहीं हो पाए। हालांकि हम ये नहीं कहेंगे कि इनकी कहानियों में यथार्थ था ही नहीं, इनकी कहानियों में भी यथार्थ था, लेकिन उस स्तर को प्राप्त नहीं कर पाए जिस स्तर को कि प्रेमचंद जी ने और प्रसाद जी ने प्राप्त किया। इन दो के अलावा कुछ अन्य कहानीकारों में रामवृक्ष बेनीपुरी, भगवती प्रसाद वाजपेयी, गोविंद वल्लभ पंत, सियाराम शरण गुप्त, वृंदावन लाल वर्मा आदि जो कहानीकार थे, उन्होंने भी सामाजिक यथार्थ को, मानव स्वभाव को और युग बोध आदि को अपनी कहानियों में स्थान दिया और प्रेमचंद जी के जो आदर्श थे, उन आदर्शों को अपनी कहानियों में प्रस्तुत करने की कोशिश की थी। इसके अलावा भगवती चरण वर्मा जो है, निराला है, पंत है, राहुल सांकृत्यायन है, इसके अलावा सुभद्रा कुमारी चौहान है, शिवरानी देवी हैं, विष्णु प्रभाकर हैं, चंद्रगुप्त विद्यालंकार हैं, ये सब जो लेखक रहे हैं उन्होंने भी अपनी कहानियों के माध्यम से काफ़ी योगदान दिया। सुभद्रा कुमारी चौहान ने तो बिखरे मोती और उन्मादिनी जो क्रमशः 1932 और 1934 में लिखी गई थी, ये कहानियाँ इनकी काफ़ी अधिक प्रसिद्ध हुई थी। अब जो अगले कहानीकार हमारे आते हैं वो हैं प्रसाद परंपरा से प्रभावित कहानीकार। तो प्रसाद परंपरा में प्रसाद के अलावा अन्य कहानीकारों ने भी कहानियों की रचना की है, ये तो अपने जो चर्चा पहले कर चुके हैं उससे स्पष्ट है। और इन्होंने अपने कहानी लेखन में शैली भी लगभग वही अपनाई जो कि जयशंकर प्रसाद ने अपनाई थी। तो इस परंपरा के अन्य कहानीकारों का यदि हम नाम देखें तो उनमें चंडी प्रसाद, हृदय, चतुरसेन शास्त्री, राय कृष्णदास, विनोद शंकर व्यास आदि प्रमुख हैं।
चतुरसेन शास्त्री ने विभिन्न युगों के ऐतिहासिक प्रसंगों पर आधारित मार्मिक कहानियाँ लिखी। चतुरसेन शास्त्री ने जो हमारे इतिहास के विभिन्न युग हुए हैं उन युगों से प्रसंग उठाए और उन प्रसंगों के आधार पर मार्मिक कहानियाँ लिखी, जैसे अम्बबालिका, प्रबुद्ध, भिक्षुराज, हल्दी घाटी इत्यादि इत्यादि। राय कृष्ण दास में भाव प्रधान कहानियों की रचना जो है अधिक मात्रा में मिलती है। इनमें कवित्वपूर्ण वातावरण की सृष्टि मिलती है। इनकी कहानियों में वो गद्य वाला वातावरण नहीं मिलता, बल्कि कविता से भरपूर वातावरण मिलता है। और नाटकीय शिल्प योजना जो है इनकी कहानियों की एक और अन्य विशेषता मानी जा सकती है। तो इनकी कहानियों में अंतःपुर का आरंभ व रावणों का रहस्य, ये जो है कहानियाँ प्रमुख रही। और तीसरे हम नाम ले सकते हैं विनोद शंकर व्यास। इनमें जो है करुणा, प्रेम आदि जो है इनकी कहानियों में हमको काफ़ी अधिक मात्रा में मिल जाता है। इसके साथ साथ जो भावनाएं हैं उन भावनाओं का प्राधान्य भी आपकी कहानियों में काफ़ी मिल जाता है, जैसे कल्पनाओं का राजा, विधाता, अपराध आदि। तो इस तरह से हम देखते हैं कि इन दोनों से प्रभावित कहानीकार इस युग में हुए। तो फिर एक बात और आती है, क्या सिर्फ ऐसे ही कहानीकार हुए जो या तो प्रेमचंद से प्रभावित होकर लिख रहे थे या फिर प्रसाद से प्रभावित होकर लिख रहे थे? तो फिर नई बात कहाँ से आई? फिर तो कोई नई चीज़ आ ही नहीं सकती। प्रेमचंद जी से प्रभावित लेखक प्रेमचंद जी के तरह लिख रहे हैं, वही विषय ले रहे हैं, उसी प्रकार से शिल्पगत जो है विशेषताएं रख रहे हैं। इसी तरह से प्रसाद से प्रभावित जो हैं वो प्रसाद से प्रभावित होकर के प्रसाद जैसे ही विषय उठा रहे हैं, प्रसाद की तरह ही काव्यात्मक भाषा में रचनाएं कर रहे हैं कहानियों की। तो फिर नई कहानी कहाँ से आएगी? आधुनिक कहानी की जो विशेषताएं हैं जो धीरे धीरे विकसित होती गई है वो कैसे विकसित होंगी? तो इसका अर्थ हम ये निकाल सकते हैं कि हमें एक तीसरे ऐसे भी रचनाकार मिलने चाहिए जो इन दोनों के आभा मंडल से मुक्त होकर के अपनी रचनाओं को करते रहे हों, लिखते रहे हों। तो ऐसे रचनाकार भी इस युग में हुए हैं। तो दो तो ये खुद महान विभूतियाँ हो गई। फिर प्रसाद से प्रभावित जो कहानीकार थे उनकी चर्चा हो गई कि उनकी कहानियों में हमको कौन सी विशेषता मिलती है, जैसे काव्यात्मकता मिलती है, नाटकीयता मिलती है, कल्पना मिलती है, समाज की जो एक हम कह सकते हैं कि नाजुक सी बातें जो है, समस्याएं जो है वो इसमें उठाई गई है। ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य को अपना आधार बना करके इन कहानियों को लिखा गया है, जबकि प्रेमचंद जी के साहित्य में या प्रेमचंद जी की कहानियों में हमको यथार्थ, जहाँ गरीब भी है, जाति भी है, जातियों का समन्वय भी है, उच्च जातियाँ भी है, गांव भी है, शहर भी है, जमींदार भी है तो किसान भी है, पूंजीपति है तो मजदूर भी है। तो प्रेमचंद जी में ये चीज़ें मिल जाती है। तो इन दोनों के जो प्रभाव था वो इन साहित्यकारों पर मिल जाता है। तो तीसरी चीज़ जो आती है वो अधिक महत्वपूर्ण हो जाती है और उनके माध्यम से ही प्रेमचंद युग में प्रेमचंद जी और प्रसाद के आभा मंडल से मुक्त होकर के जिन कहानीकारों ने कहानी लिखी वो हमारे लिए हिंदी कहानी के विकास का जब हम अध्ययन करते हैं तो काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त कर लेते हैं। तो हम उनको नहीं भुला सकते। अगले व्याख्यान में हम उन्हीं
कहानीकारों पर चर्चा करेंगे। उनकी कहानियों की जो विशेषताएं इन दोनों से हट कर के आई हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। इसी के साथ हमारा ये जो चर्चा है यहीं हम समाप्त करते हैं। जय हिंद।